यहाँ पर दर्द होता है और ये भी जब मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पर ये शोल्डर ये में आवाज आती है, कड़क 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 की आवाज। पीछे जाता है या यहाँ पीछे, यहाँ नहीं जाएगा जी, दर्द होने लग जाता है। अच्छा, और ऊपर ऊपर इसी ऊपर फिर ये अंदर होने लग जाएगा। ठीक है। ऊपर में यहाँ जाने के बाद पेन हुआ है। रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव हो गई ना, पहले जितना नहीं जा रहा था अब जा रहा है। हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर की। फ्रोजन शोल्डर होता है जो शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल है उसका थिकन होकर स्टिफ हो जाना, जिसकी वजह से शोल्डर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। फ्रोजन शोल्डर का कॉज होता है जो हमारा कैप्सूल है उसकी सूजन हो जाना, क्योंकि ये कैप्सूल जो शोल्डर जॉइंट के लिगामेंट्स है उससे अटैच्ड होता है। तो इसका सूजने से जो फ्री शोल्डर मूवमेंट हम कर सकते हैं नॉर्मल कैप्सूल होने से, इस कैप्सूल की सूजन से हमारी नॉर्मल शोल्डर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से ये नाम आया है फ्रोजन शोल्डर। सिम्टम्स जो होते हैं वो डल पेन के साथ स्टार्ट होते हैं। स्टार्टिंग में हल्का हल्का कांस्टेंट पेन रहता है जो रात को ज़्यादा होता है, और जब आप उस शोल्डर के बाहर लेटते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उस कैप्सूल में सूजन बढ़ती चली जाती है, शोल्डर जॉइंट में स्टिफनेस भी आ जाती है। तो लोग इस मोमेंट तक तो चले जाते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड जाने में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है और हाथ पीछे नहीं जा पाता। यूजुअली पेशेंट का ये सिम्टम्स दर्द और स्टिफनेस बताना ही काफ़ी होता है डायग्नोसिस के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कैप्सूल की सूजन के साथ साथ हम कुछ और भी सस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जो दूसरे जॉइंट है उसमें सूजन हो जाना या फिर किसी लिगामेंट का टियर हो जाना, तो उस समय हमें MRI करवाना पड़ता है। जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उसमें ट्रीटमेंट होता है जस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स दी जाती हैं विद सम फिजियोथेरेपी अगर वो पॉसिबल हो, बिकॉज कई बार इतना पेन होता है कि एक्सरसाइजेज या कोई भी फिजियोथेरेपी करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर भी अर्ली स्टेजेस में एंटी इन्फ्लेमेटरी और फिजियोथेरेपी रिकमेंडेड होती है। लेकिन अगर इन चीज़ों से आराम नहीं मिल रहा है तो हम एक अल्ट्रासाउंड से गाइडेड एक प्रोसीजर करते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली उस कैप्सूल को जिसमें सूजन है वो अल्ट्रासाउंड से देखते हैं और नीडल उसके नीचे ले जाकर एक मिक्सचर ऑफ मेडिसिन्स इंजेक्ट करते हैं, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि उस कैप्सूल की स्ट्रेचिंग हो रही है। जो चिपक गया था कैप्सूल, जो एडिसिव कैप्सुलाइटिस ये बीमारी है, उसमें कैप्सूल धीरे धीरे स्ट्रेच करता है और खुल जाता है। तो इस इंजेक्शन के तुरंत बाद मरीज को काफ़ी आराम मिलता है, पेन में भी और मूवमेंट में भी। ये मैम यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर दर्द होता है और ये भी जब मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पर ये शोल्डर ये में आवाज आती है, कड़क 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 की आवाज। पीछे जाता है या यहाँ पीछे, यहाँ नहीं जाएगा जी, दर्द होने लग जाता है। अच्छा, और ऊपर इसी ऊपर फिर ये अंदर होने लग जाएगा। ठीक है।
कितना मूवमेंट है? पूरा हाथ पीछे जा रहा है? थोड़ा कम रहा, अभी पेन हो रहा है, ठीक है। और ऊपर में यहाँ जाने के बाद पेन हो रहा है। रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव हो गई ना? पहले जितना नहीं जा रहा था अब जा रहा है। अभी पहले से कितना ज्यादा जा रहा है? पहले मैडम 40% था, अभी 70-80 के करीब है। 20% अभी थोड़ा हाथ चलने हैं, मूवमेंट होने से सेट हो गए नहीं। तो एक बार शोल्डर का पेन खत्म हो गया, स्टिफनेस खत्म हो गई, तो बैक टू नॉर्मल शोल्डर जॉइंट लाने के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, जिससे स्टिफनेस भी धीरे धीरे कम हो जाए और आगे फर्दर आपको फ्रोज़न शोल्डर ना हो। तो इस वीडियो के एंड में जो एक्सरसाइज दी गई हैं इस प्रोसीजर के बाद वो रिकमेंड की जाती हैं, जिससे मरीज़ का शोल्डर जॉइंट बैक टू नॉर्मल आ जाता है। इस एक्सरसाइज में अपने हाथ को आपने दीवार पे लेके जाना है और धीरे धीरे हाथ ऊपर क्लाइंब करेगा, पर जितना हाथ आपका आराम से जा सकता है, और वहाँ पर आपने कुछ सेकंड्स तक रखना है और फिर नीचे ले आना है, और इसको आपने रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज में अपना पेनफुल आर्म चेस्ट के क्रॉस लाइए और दूसरी आर्म से पहली आर्म को ऐसे पुल कीजिए कि शोल्डर के पीछे वाले हिस्से में स्ट्रेच फील हो। ऐसे 10 से 15 सेकंड रखना है और इस एक्सरसाइज को 4 to 5 टाइम्स रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज में आपने एक टॉवल लेना है और अपने नॉर्मल शोल्डर के ऊपर रखना है। नॉर्मल हाथ से उसको पकड़ना है आगे का छोर, और प्रॉब्लमेटिक हैंड से पीछे का छोर पकड़ना है, और धीरे धीरे आपने आगे का छोर ऐसे आगे मूव करना है ताकि आपके पेनफुल वाले आर्म में आगे स्ट्रेच फील हो। ये ज़रूरी नहीं कि इतना ऊपर जाना है, पर जितना ऊपर आप कंफर्टेबली लेके जा सकते हैं वहाँ 30 सेकंड तक रोकें और इसको 4 to 5 टाइम्स रिपीट करें। इस एक्सरसाइज में अपने रोल टॉवल को अपने अफेक्टेड शोल्डर के नीचे रखना है, एल्बो को 90 डिग्री पे बेंड करना है, और दूसरे आर्म से अफेक्टेड आर्म को अंदर की तरफ पुश करना है और ज़ोर लगाना है, और ऐसे 10 सेकंड तक रखना है। एल्बो को 90 डिग्री पे बेंड कीजिए, सोर आर्म के आर्मपिट के नीचे रोल टॉवल रखना है, और अनअफेक्टेड आर्म से इनसाइड ऑफ फोर आर्म आपने अंदर पुश करना है और दूसरी अफेक्टेड आर्म से उसको अंदर की तरफ जोर लगाना है, और कोई मूवमेंट नहीं होगी। इस एक्सरसाइज में आर्म्स को साइड में रखना है विद पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड्स। अपने शोल्डर्स को पीछे बैकवर्ड्स पुल कीजिए और स्क्वीज कीजिए शोल्डर ब्लेड्स को। शोल्डर्स आपने रेज नहीं करने, और इनिशियली 5 सेकंड्स तक होल्ड कीजिए, पर जैसे जैसे आप टॉलरेट कर सकते हैं टाइम बढ़ाइए, और 2 to 3 टाइम्स रिपीट करना है इसे। इस एक्सरसाइज में अपने नॉर्मल आर्म को आपने एक बेड या चेयर पे रखना है और अफेक्टेड आर्म को नीचे हैंग करना है, और इसको आगे पीछे पेंडुलम की तरह फ्री मोशन करना है 15 टाइम्स, एंड देन उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, वो भी 15 टाइम्स, एंड देन आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, वो भी 15 टाइम्स। इस एक्सरसाइज को कम से कम 3 to 4 टाइम्स रिपीट करें जितना पॉसिबल हो, इससे पूरे कैप्सूल को स्ट्रेच मिलता है।